हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे आज से हम मैथ्स पेडागोजी। फर्स्ट यूनिट है कि बच्चे गणित किस तरह से सीखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत सारे फंडे आपको मैथ्स पेडागोजी को लेकर आज क्लियर होने वाले हैं। ठीक, यूनिट बड़ी रहेगी। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि मैथ्स पेडागोजी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स अपने आप में एक अलग ही सब्जेक्ट है, तो इसकी पेडागोजी भी एक अलग ही तरीके से थोड़ी डिटेल में है। लेकिन टेंशन की बात है नहीं, सब कुछ कवर कर लेंगे। और अब मैं कोशिश करूंगा कि एवरी संडे 2 वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। बाकी डेली एक वीडियो तो मिलेगी, कोशिश करेंगे कि संडे को हम 2 वीडियोज अपलोड कर दें। तो आज ये सेकंड वीडियो अपलोड हो रहा है संडे का। मैथ्स पेडागोजी का फर्स्ट यूनिट है बच्चे गणित कैसे सीखते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा यदि आपको हमेशा के लिए गणित मैथ पेडागोजी पढ़ने से छुटकारा पाना हो तो। नहीं तो जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी, आप कहीं ना कहीं से मैथ्स पेडागोजी पढ़ते रहोगे। कहीं से टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ोगे, कहीं से टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ोगे, कहीं से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लोगे जो हर बार एग्जाम्स में आते हैं, पता नहीं उन्हें कहाँ से मिल जाते हैं। ये पढ़ते रहोगे और एग्जाम में मुश्किल से कभी 4 सही हो रहा है, कभी 5 सही हो रहा है, कभी 15 सही हो रहा है, वो भी जैसे तैसे। और यही हालत रहने वाली है। ठीक है, तो एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फिर उसी का रिवीजन करो और ख़त्म करो। तो हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है NIOS की बुक में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट को। मैथ्स पेडागोजी हमारा ब्लॉक रहेगा ये कौन सा, 504 ब्लॉक रहेगा ये। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, बच्चे गणित कैसे सीखते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो एंड तक देखते रहिएगा। सोचने में बुद्धि और गणितीय अवधारणाओं के विकास के बीच गहरा संबंध है। अब इसे मैंने क्यों लिखा है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन ना कभी कभी जब हमारी किस्मत खराब होती है और एग्जामिनर का मूड खराब होता है, तो ऐसे क्वेश्चन धर देता है। ऐसा लिख देगा कि सोचने में बुद्धि और गणितीय अवधारणाओं के बीच कैसा संबंध होता है। गहरा संबंध होता है, अच्छा संबंध होता है, बुरा संबंध होता है, ये संबंध नहीं होता है। तो हमें वहाँ पर गहरा संबंध लगाना है। ठीक, ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं बनकर। तो भाई आगे बढ़ेंगे अब हम। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में, जैसे कि पहले ऐसी मान्यताएं थी कि बच्चे का मस्तिष्क एक साफ स्लेट की तरह होता है, मस्तिष्क में पूर्ण तरह से अंधेरा होता है, ज्ञान के द्वारा प्रकाशित करना होता है। बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है, बच्चा पौधे की तरह होता है, बच्चे का बर्तन मस्तिष्क एक खाली बर्तन की तरह होता है। दुनिया भर की चीज़ों से बच्चे के मस्तिष्क की तुलना की गई है। फिर अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट्स की तरफ। सोचने का आधार अवबोधन है, और अवबोधन पर्यावरण में वस्तु के साथ अवलोकन, अनुभव और परस्पर क्रिया के द्वारा आती है। देखो यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है कि आपकी जो थिंकिंग है, सोचना मतलब थिंकिंग, उसका आधार क्या है, उसका आधार है अवबोधन, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग। थिंकिंग का बेस क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग। यदि आपने चीज़ों को समझ लिया है तो आप उस चीज़ के बारे में सोच सकते हो। और अवबोधन कहाँ से आता है, अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है। अवबोधन पर्यावरण में किसी वस्तु के साथ अवलोकन, यानी किसी वस्तु को ऑब्जर्व करके, उसके साथ एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभव लेकर, और उसके साथ इंटरेक्शन यानी कि परस्पर क्रिया करके, इसके द्वारा अवबोधन आता है। तो थिंकिंग का जो बेस पॉइंट है वो क्या हुआ, वो हुआ हमारा अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग किससे आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपीरियंस करके, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके, या फिर उसके साथ इंटरेक्शन करके आता है। छोटे बच्चे की प्रथम परस्पर क्रिया उसके पर्यावरण में पूर्ण रूप से उसकी ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के आधार पर होती है। सबसे पहले इंटरेक्शन बच्चा किस आधार पर करता है, उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो सेंसेस है, उसके माध्यम से करता है, जिन्हें हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जो कि 5 ज्ञानेंद्रियां आपने पढ़ी होंगी, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती है जिन्हें हम सेंसरी ऑर्गन भी बोलते हैं। इसके माध्यम से हमें पर्यावरण की भारी चीज़ों का ज्ञान होता है, इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रिय बोला जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई ये बात हमें यहाँ तक समझ में आई। प्याजे और बर्नर मुख्य है। यहाँ पर शायद ये ब्रूनर है, ब्रूनर को उन्होंने बर्नर लिखा हुआ है। ये विश्वास करते हैं कि किसी स्थूल वस्तु की हस्त कौशल के द्वारा उत्पन्न समझ ही व्यक्ति के ज्ञान सोच के आधार का निर्माण करती है। स्थूल वस्तु की हस्त कौशल के द्वारा कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि स्थूल वस्तु मीन्स कोई भी आपका कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, कोई भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट या कोई भी कॉन्क्रीट थिंग है, इसके साथ जब बच्चा खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटी करता है, तभी उस बच्चे का ज्ञान और सोच का आधार का निर्माण होता है। आई बात समझ में। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के साथ जब तक वो कुछ नहीं करेगा, कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटी नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अवबोधन का यहाँ पर लिया गया है किससे, परसेप्शन से, और निरूपण को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन से। यहाँ पर क्या था,
यहाँ पर अबोधन थे, तो अबोधन को आप परसेप्शन लेके चलिएगा, ठीक है। मैं अभी अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहा था, वो अब बोध के लिखा हो तो वो अंडरस्टैंडिंग होता है, और अब बोधन लिखा हो तो वो परसेप्शन होता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है यहाँ से। पियाजे सुझाव देते हैं कि बच्चे की सोच की शुरुआत दो प्रक्रियाओं के द्वारा शुरू होती है, एक अवबोध यानी किसी वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप प्राप्त ज्ञान, और निरूपण किसी वस्तु द्वारा समझी गई वस्तु की मानसिक कल्पना। ये परसेप्शन एंड रिप्रेजेंटेशन दो इंपॉर्टेंट चीजें जो बच्चे की सोच को विकसित करने में या संज्ञान को विकास करने में इंपॉर्टेंट होती है। DSSS में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन DSSS में आया हुआ है कि कौन सी दो चीजें हैं जो बच्चे के संज्ञान विकास में मदद करती हैं, एक अवबोधन एक निरूपण, यानी कि परसेप्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। परसेप्शन क्या है, वर्ड हमने यूज करा परसेप्शन। परसेप्शन क्या है, देखिए आपने किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के आए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर आपने उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो अपने अंदर धारण कर लिया, अपने अंदर भर लिया, उसे आप बोलेंगे कि हमने क्या करा, हमने वहां से नॉलेज को परसीव कर लिया, और उस परसीव से ही क्या बना है, उसी परसीव से परसेप्शन बना है। यानी कि हमने परसेप्शन, हम इस ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को ही परसेप्शन करना बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं, ठीक। तो परसेप्शन हुआ क्या, आप किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, उससे रिलेटेड नॉलेज अपने अंदर धर लिया, तो वो आपका परसेप्शन होता है। फॉर एग्जांपल, आपने मान लो पहले कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, लेकिन आप कंप्यूटर के कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में आकर आपने वहां पर देखा कैसे माउस वर्क करता, कीबोर्ड कैसे वर्क करता, स्टार्ट कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हैं, तो ये क्या कर आपने परसेप्शन बना लिया उस कंप्यूटर को लेकर कि अच्छा ये जो कंप्यूटर है वो इस तरह से चल रहा होता है, ठीक। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, समझी गई वस्तु की मानसिक कल्पना। अब जो भी आपने कुछ समझा, इसका आप माइंड में कुछ सेट बना लोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन माइंड में रख लोगे कि यार ये चीज़ ऐसे काम करती है, तो उसे रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो परसेप्शन एंड रिप्रेजेंटेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉग्निशन में, यानी कि हमारे संज्ञानात्मक विकास में। निरूपण को एक आकृति प्रदान करने के लिए भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निरूपण को एक शेप प्रदान करने के लिए कि यार इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, इसमें लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लैंग्वेज का रोल तो हर जगह आपको देखने को मिलने ही वाला है। हमारी समझ या बोध का विकास हमारे भीतर होता है, ये वस्तु के महत्व को कम नहीं करता, बल्कि उस तरीके को उजागर करता है कि अवलोकन करता किस प्रकार से वस्तु को अनुभूत करता है। अनुभूत करने का मतलब किस प्रकार से उस वस्तु को व्यक्ति समझ रहा है। भाई हमारी समझ ही तो बताइए ना, मोबाइल का यूज करना है, ठीक है। अब मोबाइल का यूज हम किस किस तरह से कर सकते हैं, यही तो हम पर डिपेंड करेगा। अब हो सकता है कोई मोबाइल के सिर्फ नेगेटिव साइड्स को देखे, कोई सिर्फ पॉजिटिव साइड्स को देखे, और कोई दोनों साइड्स को देखकर फिर बैलेंस करके बताए कि हाँ पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स भी है, लेकिन अपने यूज पर डिपेंड करता है। तो ये आपकी समझ कहलाती है। जैसे हम बोलते हैं ये व्यक्ति समझदार है, वो सही यूज कर रहा है, तो समझ के हिसाब से कर रहा है। हम अपनी अवबोधन को शायद ही बदलें जब तक कि हम उस पर आधारित कुछ कार्य से निराश ना हो जाएं। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारा जो अवबोधन है कि चीज़ों को लेकर जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन हमारा चेंज नहीं होता है, वो परसेप्शन बड़ी मुश्किल से चेंज होता है। कैसे कि एक बच्ची है, उस बच्ची ने ये देखा कि उसकी जो माँ है ना, माँ क्या करती है, आटे की 2 गोली लेती है और इनको मिलाकर एक गोली बना देती है। लेकिन यार बच्ची ने तो ये पढ़ा है कि एक और एक मिलकर कितना होता है, 2 होता है, तो ये एक और एक मिलकर यहाँ पर 2 क्यों नहीं हो रहा है और यहाँ पर 2 क्यों हो रहा है। अब बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन। अब ये उसे जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कि उसने उसके आधार पर किए गए कार्यों से निराश ना हो गई हो। तो अवलोकन करती है, वह उसे योग को 1 + 1 = 2 के अनुसार प्राप्त करने की कोशिश करती है। वे अपनी समझ को तब तक नहीं बदलती जब तक वह एक ठोस वस्तु से दूसरी ठोस वस्तु के साथ योग नहीं कर लेती, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से परसेप्शन बड़ा मुश्किल से बदलता है। सेम आप लोगों का भी होता है। मैं अगर आप लोगों की बात करूं, आप लोगों का परसेप्शन भी ऐसा बन जाता है, फिर वो बदलता नहीं है। कि काफ़ी चीज़ें हैं, कोई भी एक क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन के आंसर पर आप पढ़े हुए हो, यार इस क्वेश्चन का आंसर
2 ही होगा, लेकिन टीचर बता रहा है कि 2 नहीं होगा, इसका आंसर 3 होगा। आप पढ़ गए कि नहीं नहीं 2 ही होगा, 2 ही होगा, 2 ही होगा। आप जब तक इस पर अड़े रहोगे तब तक कि या तो टीचर आपको ऑफिशियली आंसर की नहीं बता दे, या फिर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट से एक लाइन उठा के ना बता दे, या फिर आपके सामने पूरे प्रूफ सबूत सब कुछ ना रख दे। जब वो आपको सारी चीज़ें रख देगा टीचर, तब आपको पता चलेगा नहीं 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 नहीं, टीचर ने जो बात बोली थी वो बात बिल्कुल सही थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 ही होना चाहिए था। ठीक, तो ये कोई गलत बात नहीं है, बट होता है, ये नॉर्मली ही है। यदि आप इस तरह के परसेप्शन बना रहे हो तो जनरली है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाने चाहिए। तो बट ये ऐसा है कि सामने वाला अगर अच्छे तरीके से बता रहा है, सही बता रहा है, तो वहाँ पर अपना परसेप्शन चेंज भी करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा अवबोधन हमारे भीतर से और हमारे पूर्व के अनुभवों से आता है, इसलिए स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही वस्तु को एक विशिष्ट तरीके से अनुभव करेगा। बात यही है कि हर एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग होगा, हर अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मान लो किसी ने कुछ भी खाया, मान लो पिज्ज़ा ही खाया, किसी को बहुत अच्छा लगा, किसी को नॉर्मल लगा, और किसी ने तो बोला है क्या गदर है, मतलब क्या कचरा है ये। ठीक, तो सबका अनुभव अलग अलग होता है। संप्रेषण केवल वहीं तक संभव है जब दो अनुभवकर्ता के उद्देश्य, धारणाएं और अनुभव समान हो। संप्रेषण का मतलब ये है कि दो लोग अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक, तो दोनों कम्युनिकेशन कब तक ठीक ठाक रहेगा या कब हो पाएगा, तो जब दोनों का उद्देश्य ठीक हो, एम दोनों का ठीक हो, दोनों की धारणा ठीक हो और दोनों के अनुभव समान हो। और हम इसको अपनी तरह से ले सकते हैं कि यार जैसे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, मैं टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप और हम कभी मिलते हैं, आप और हम कभी मिलकर कभी सीडीपी का कोई पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं या किसी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोगों को डिस्कस करने में मजा आएगा। ठीक, लेकिन हुआ क्या, एक व्यक्ति तो मैं हूँ और एक दूसरा व्यक्ति है जो किसकी प्रिपरेशन कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति जो हो सकता है आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हो। ठीक है, आईएएस की प्रिपरेशन करते करते थक गया तो इसका मुंह लटक गया है, और मैं अच्छी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरा मुंह इस्माइल वाला है। अब भाई मैं किस तरह की मैं सीडीपी के बारे में बात करना पसंद करूंगा, बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बात पसंद करूंगा, ये डायरेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और ये देश के साथ ये हो रहा है, उस देश के साथ ये हो रहा है, दुनिया भर की बातें करना शुरू कर देगा, तो मेरा दिमाग तो हो जाएगा खराब, मैं तो इससे बात कर नहीं पाऊंगा। और अगर मैं अपनी बातें से समझाने बैठूंगा तो ये मेरी बात नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि हम दोनों के उद्देश्य अलग है, धारणाएं अलग है, अनुभव अलग है, तो हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, तो ये बोला गया है यहाँ पर। अवबोध का अर्थ है कि यह किस प्रकार से हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए यहाँ पर इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि देखो आपने परसेप्शन बना लिया, जैसे आपके परसेप्शन बन जाते हैं आप उसी तरीके से काम कर रहे होते हो। अगर आपको किसी सीडीपी को ले लो, हम सीडीपी या फिर हम एग्जाम ले लो, जैसे आप लोग डी ट्रिपल एस बी के लिए ये देख रहे हो, ठीक है, आप डी ट्रिपल एस बी के लिए देख रहे हो, लेकिन अगर आपको डी ट्रिपल एस बी को लेकर आपके माइंड में धारणा ऐसी बनी हुई है हमेशा टफ ही एग्जाम आता है, इसमें धांधली होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, टाइम नहीं बचता, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, सारी आपने नेगेटिविटी अंदर भर ली, तो आपको डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करने का मन ही नहीं करेगा, करोगे तो मन मार के कर रहे होगे। ठीक, लेकिन आपने पॉजिटिविटी के साथ भरा यार कि यार देखो कहाँ से आएगा यार, एनआईयूएस की बुक्स पढ़ लेता हूँ मैं, यूट्यूब पर इतने सारे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, किसी भी एक एडुकेटर को पकड़ो, वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, कोई भी अच्छी सी बुक पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, इतना पढ़ लूंगा कम से कम टॉप ना हो, पूरा पेपर ना फंसे, लेकिन कम से कम इतना तो हो जाए कि मेरा क्लियर हो जाएगा। आपको अपने आप में विश्वास आएगा। आपने मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट देखने के बाद आपको लगा कि यार बस मैं कट ऑफ से सिर्फ 2-3 नंबर पीछे चल रहा हूँ, बस मुझे थोड़ी सी मेहनत और करना, निकल जाएगा, डी ट्रिपल एस इतना बड़ा कोई तोप नहीं है। ठीक, तो फिर आपको डी ट्रिपल एस की प्रिपरेशन करने में मजा आएगा, और नेगेटिविटी भर ली दिमाग में तो फिर कुछ नहीं होने वाला। निरूपण क्या होता है, निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन है किसी वस्तु की छवि बनाने की प्रक्रिया है जब वस्तु प्रत्यक्ष अवलोकन के क्षेत्र में नहीं है। निरूपण रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे बोल सकते हो कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, मार्स ले लो, मार्स हालांकि है लेकिन सोलर सिस्टम ले लेते हैं हम। अब सोलर सिस्टम का आप क्या कर सकते हो, इसका आपके माइंड में एक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, क्योंकि इसको आपको बाहर जाकर देख तो सकते नहीं हो, आप एस्ट्रोनॉट तो हो नहीं कि वो सूट पहनोगे और बाहर जाकर देख लोगे। ठीक है, तो आप इसके क्या कर सकते हो, इसका रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो माइंड के अंदर कि यार ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती होंगी, ऐसे ऐसे चलता होगा, ये जो प्लैनेट्स हैं इस तरह से घूम रहे होंगे। ठीक, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है।
यहाँ पर आत्मसात्करण और समायोजन को बताया है। आत्मसात्करण होता है एसिमिलेशन, जीन पियाजे ने दिया हुआ है। आत्मसात्करण में क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रख लेते हैं एज इट इज। समायोजन में हम उसे रूपांतरित करके यानी कि चेंज करके रखते हैं, ठीक है। और बच्चा जो होता है आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों के बीच संतुलन बनाने का काम कर रहा होता है। और जब वह अनुभूत वस्तु को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा होता है तब वह अनुकूलन कर रहा है। अनुकूलन मतलब कि स्थायी संरचना बना रहा है, कि इसका मतलब ये चीज है। समायोजन और आत्मसातीकरण के बीच की संतुलन को पहचानने की प्रक्रिया को साम्यीकरण कहते हैं। ये जीन पियाजे की थ्योरी में सबने पढ़ाई है, क्या क्या ये चीजें होती हैं। तो जस्ट यहाँ पर दे दिया था, वो इसलिए दे दिया था कि अगर हम गणित के पाठ्यक्रम की बात करें तो गणित के पाठ्यक्रम के विकास में जीन पियाजे का बहुत बड़ा योगदान है। पियाजे से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं गणित के पाठ्यक्रम को बनाने में, कि बच्चों को चीज़ों को कैसे समझाओगे। विधि वगैरह की बात करें तो इसमें पियाजे से काफ़ी चीज़ें उठाई गई हैं। पियाजे ने ये 4 अवस्थाएं दी हुई हैं, पता ही है। संवेदिक क्रियात्मक काल, पूरा पढ़ लो इस पैराग्राफ को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं भी इसको आपको पूरा ही पढ़ा ही दूंगा, नहीं तो आप तो कहोगे यार सर ने हाईलाइटेड ही नहीं करा, छोड़ो इसे। तो 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। संवेदी क्रियात्मक काल, पहला स्तर होता है जन्म से 1.5 वर्ष या 2 वर्ष तक का होता है। पूर्व मौखिक पूर्व प्रतिक्रियात्मक काल है। इस काल की विशेषता क्या है, बच्चा प्रत्येक चीजें जैसे सूचना, देखना, पकड़ना, इनके माध्यम से पहले असमायोजित होते हैं परंतु धीरे धीरे समायोजित बन जाते हैं। इसी स्टेज में इनको लेकर असमायोजित होते हैं और इसी स्टेज में इनको लेकर समायोजित हो जाते हैं। इनमें क्षणिक गति प्रतिक्रियात्मकता से प्राप्त आदतों और इनसे बौद्धिक क्रियाकलापों की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। प्रतिक्रियात्मक काम होते हैं, प्रतिक्रियात्मक मतलब कि रिफ्लेक्स। बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन से ही सारी उनका ज्ञान की वृद्धि हो रही होती है। उदाहरण के लिए सबसे पहली क्रिया जो बच्चा प्रदर्शित करता है वह होता है अंगूठा चूसना, जो कि प्रतिक्रियात्मक क्रिया नहीं है परंतु ये एक आदत है जिसे बच्चा खोजता है और संतुष्टि प्राप्त करता है। बच्चे ने खुद ही इस आदत को खोजा है कि यार अंगूठे चूसने से मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी, हालांकि किसी ने बताया नहीं उस बच्चे को। तो बच्चे ने ज्ञान का निर्माण यहीं से शुरू कर देता है, जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम से। ये आदत बच्चे की प्रतिक्रियात्मक क्रिया से निकलता है या भारी प्रतिनिधि द्वारा बनता है। 1 वर्ष की आयु पर बच्चे के व्यवहार में एक नया तत्व आ जाता है। वह अपनी क्रियाओं को एक उद्देश्य या एक इच्छा स्थापित कर लेता है कि इस काम को करने के लिए मेरा क्या उद्देश्य है। तो ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चे में इसी स्टेज में आ जाता है। बच्चा गोल सेट कर लेता है, भाई एक गोल रखने की प्राप्त करने की विधि प्राप्त कर लेगा। मुझे गोल तक पहुंचना है, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। बेड से उतरना है तो बेड से उतर कैसे सकता हूँ, बेड पर चढ़ कैसे सकता हूँ, ये सारी विधि वह कर लेगा। ठीक, बच्चा कुछ उद्देश्य या साध्य के साथ सोचना शुरू कर देता है। उस साध्य को प्राप्त करने के लिए उचित साधन की तलाश करता है। कुछ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि साधन की तलाश करेगा, मुझे कहाँ से प्राप्त हो जाएगा। फिर घर पर बोलने जाने वाली भाषा के एक अक्षर का इस्तेमाल करके बोलना शुरू कर देता है। प्रतिक्रियात्मक क्रिया शुरू होने का सूचक है, एक बुद्धिमत्ता का घटक होता है। मतलब प्रतिक्रियात्मक क्रिया शुरू होने का मतलब यह है कि बच्चा बुद्धिमान है, बच्चा काम कर रहा है। ये तो सेंसरी मोटर स्टेज हुई, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब आते हैं पूर्व संक्रियात्मक चाल काल। ये होता है 2 से 7 वर्ष तक का। प्रतिक्रियात्मक कार्यों में भाषा, प्रतीकात्मक खेल, कल्पना का आविष्कार और विलंबित अनुकरण, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं पूर्व संक्रियात्मक काल में। बच्चे के अंदर भाषा डेवलप हो जाएगी। प्रतीकात्मक खेल मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ भी बनाकर खेल रहा है, ठीक है। एक मान लो एक कोई छोटा सा बॉक्स है, उस बॉक्स को ही वो क्या बना के खेलता है, उसी बॉक्स को ही वो कार बस बनाकर खेल रहा होता है। 2 पेन ली, 2 पेनों को फंसाया और पेनों को फंसा कर क्या उसको ही आप बच्चा एरोप्लेन बनाकर खेल रहा होता है। ऐसा आपने देखा ही होगा। तो बच्चा किसी भी चीज़ को कुछ ही बना कर खेल रहा होता है। बाकी ये सारा पॉइंट आप इसमें पढ़ सकते हैं, समझ में ही आएगी चीज़ें। निरूपण करने का अर्थ है विचारों का क्रियाओं में रूपांतरण करना। निरूपण का अर्थ दिया हुआ है विचारों का क्रियाओं में रूपांतरण करना, मतलब कि बच्चे के माइंड में विचार आया कि यार ये मैं ये काम कर सकता हूँ, ये खेल सकता हूँ, या ये बाहर जाऊंगा, ये काम करूंगा, गिलास उठाऊंगा, पानी पीऊंगा, और उसको क्रिया में बदल दे, मतलब काम करने लगे तो निरूपण हो जाएगा।
पूर्व क्रियात्मक काल प्रतिवर्ती संक्रियाओं और अवधारणा के संरक्षण से रहित होता है। रहित मतलब कि नहीं होता, ना तो बच्चे में प्रतिवर्ती क्रिया होती। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब कि रिवर्स, कोई काम अगर आप उल्टा करो तो वैसे हो जाएगा, वो ये यार जग से पानी गिलास में रखो तो बच्चे को लगेगा, और एक मोटे गिलास और एक पतले गिलास में रखो तो बच्चे को लगेगा यार पतले गिलास में पानी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें। अवधारणा के संरक्षण, देखो जो संरक्षण वर्ड आता है कि बच्चे में कंजर्वेशन आ जाता है, संरक्षण का गुण आ जाता है, ये क्या चीज़ है? कुछ संरक्षण का मतलब ये होता है, जो संरक्षण है इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि ऐसा गुण विकसित होना, ऐसा गुण विकसित होना कि जब तक कि इसमें से किसी को आप उठा के बाहर ना रख दो और किसी बाहर से चीज़ उठा के इसमें ना मिला दो, तब तक इसकी क्वांटिटी बदलती नहीं है। अगर ये चीज़ बच्चे के अंदर समझ में आ गई तो वह संरक्षण का गुण आ गया। देखो ये कितनी बॉल है? 4 बॉल है। बच्चे के सामने ऐसे ऐसे 4 बॉल रख दो दूर दूर, तो बच्चों को क्या लगेगा? बच्चे को लगेगा ये ज़्यादा है। पास पास रख दो तो बच्चे को लगेगा ये क्या है? ये कम है और ये ज़्यादा है। ये क्या हुआ? बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण नहीं है। ठीक, अगर आप बड़े बच्चे से पूछोगे तो बच्चा बोलेगा दोनों सेम है। बड़े बच्चे के सामने अगर आप यहाँ पर एक ऐड कर दोगे तो बच्चा बोलेगा कि ये ज़्यादा है और ये कम है। इसमें संरक्षण का गुण आ गया। संरक्षण का गुण आने का मतलब ये वाला बच्चा ये चीज़ समझ गया कि जब तक हम बाहर से किसी चीज़ को ऐड ना कर दें या बाहर से किसी चीज़ को निकाल ना लें, तब तक ऑब्जेक्ट जो मात्रा होती है वह मात्रा परिवर्तित नहीं होती, मात्रा सेम रहती है। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं संरक्षण का गुण। मूर्त संक्रियात्मक काल सबसे इंपॉर्टेंट काल है। प्राथमिक विद्यालय के अधिकांश बच्चे इसी अवस्था में होते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन IEEE में आया हुआ है और ये लाइन पहले भी आ चुकी है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस अवस्था में होते हैं, तो वे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। यह स्तर गणित की तार्किक सोच की प्रारंभिक अवस्था है। तार्किक सोच यहाँ से प्रारंभ हो जाएंगे। इस काल में बच्चे क्रिया का प्रदर्शन शुरू करते हैं, जो कि उन्हें मूर्त वस्तुओं या भौतिक रूप से हस्तकौशल के द्वारा तार्किक सोच की योग्यता की ओर इंगित करता है। 2 मुख्य संक्रियाओं का प्रदर्शन बच्चे करते हैं, एक तो समूहीकरण यानी कि ग्रुपिंग, और संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, जो कि गणितीय अवधारणाओं के विकास से जुड़ी हुई है। ग्रुप में रखना चीज़ों को, और कंजर्वेशन की जब तक आप ऐड ना करो बाहर से किसी मटेरियल को या हटाओ ना, तब तक क्वांटिटी सेम रहती है। औपचारिक संक्रियात्मक काल उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे किस अवस्था में रहेंगे? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में रहेंगे। यह विचार का उपयोग करके तर्क करता है और अपने लिए भौतिक वस्तुओं की जरूरत महसूस नहीं करता है। किसी भी चीज सोच के लिए वह उसे जरूरी नहीं सामने ऑब्जेक्ट हो, वो जस्ट अपने विचारों का उपयोग करके तर्क लगा लेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन यदि तब दोनों में से एक या दोनों कोई एक या ऐसे जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू कर देगा। अनुपातों के संदर्भ में परिकलन करना जानता है, तो अनुपात के बारे में जो बच्चे की समझ है वो इस एज में बढ़ जाती है। छोटा या बड़ा मानचित्र बनाना, समय दूरी संबंधित समस्या हल करना, प्रायिकता, ज्यामितीय समस्याओं को हल करने में सहयोग करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्यामितीय, प्रायिकता, समस्या हल करना, ये सारी चीज़ें बच्चे में आ जाएंगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अनुपात से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वह बच्चा परिकलन करने लगेगा। गणितीय अवधारणाओं का विकास। गणितीय अवधारणाओं के 3 मूल समूह जो प्राथमिक कक्षाओं की गणितीय पाठ्यक्रम की सभी विषयों के लिए आवश्यक है, वे क्या क्या हैं? 3 चीजें हैं जो प्राथमिक कक्षाओं की गणित में आवश्यक है, यानी कि बच्चे को ये सारी चीजें आना चाहिए। पहला तो संख्या यानी कि नंबर्स आ जाए, उसे काउंटिंग आ जाए। संख्याओं की संक्रिया, ऑपरेशन जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, वो आ जाए। स्थानिक सोच और मापन। स्थानिक सोच जगह के हिसाब से सोच सके, इसको हम पढ़ेंगे आगे क्या है ये। और साथ ही साथ मापन, मापन का जो गुण है, दूरी का मापन हो गया, लंबाई का मापन हो गया, वजन का मापन हो गया, इन सबको मापन का गुण आ जाए। तो सबसे पहले बात करें कि संख्या अवधारणा का विकास। देखो संख्या अवधारणा का विकास से एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि संख्या अवधारणा का विकास से पहले बच्चों में किसका विकास करना पड़ेगा? तो बच्चे में पहले पूर्व संख्या अवधारणाओं का विकास करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं प्री नंबर कॉन्सेप्ट। प्री नंबर कॉन्सेप्ट। तो ये प्री नंबर क्या चीज है? पूर्व संख्या क्या चीज है? संख्या से पहले क्या चीज आती है? तो पूर्व संख्या का विकास किया जाता है पूरे विद्यालय स्तरों पर, यानी कि 7 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले
मूर्त संक्रियात्मक स्तर से पहले पूर्व संख्या अवधारणा का विकास हो जाना चाहिए। जो पूर्व संख्या अवधारणा है इसमें आता है मिलान करना। ये आपको इम्पोर्टेंट मतलब मेन पॉइंट है और ये इसका सब पॉइंट है मिलान। मिलान किसके अंदर आ रहा है? पूर्व संख्या अवधारणा के अंदर आ रहा है। एक से एक संगत करना, बच्चा एक बिस्किट को प्राप्त कर सकता हो सकता है। जब बच्चा बिस्किट बांटता है तो कमरे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को एक बिस्किट दे रहा है या प्रत्येक व्यक्ति को 2 बिस्किट दे रहा है। तो ये क्या हुआ? मिलान हुआ। एक बिस्किट को एक बॉल से मिलाना, एक बिस्किट को एक बच्चे से मिलाना, 2 टॉफी को एक बच्चे से मिलाना, ये सारी चीज़ें मिलान के अंदर आ जाएंगे। तो ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट है। बच्चा प्रत्येक खिलौने के लिए एक चॉकलेट रखता है और सुनिश्चितता पूर्वक ये अभिव्यक्त कर सकता है कि उसके पास प्रत्येक खिलौने के लिए एक चॉकलेट है। ये भी क्या आएगा? ये भी मिलान के लिए आएगा। फिर आ जाता है छांटना। देखो छांटने में क्या होगा कि बच्चा विभिन्न वस्तुओं की विशेषताओं को देखकर चीज़ों को अलग कर सके। रंगों के आधार पर बच्चे सबसे पहले रंगों के आधार पर छांटते हैं ताकि वह किसी भी तरह की हो। लाल अलग कर लेंगे, ब्लैक ब्लैक अलग, पीला अलग, नीला अलग, हरा अलग, इस तरह से। तो जो छांटना है वो भी आपका प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स के अंदर आएगा। बच्चा चीज़ों को छांटना सीख जाए, चीज़ों को मिलाना सीख जाए, तुलना करना सीख जाए, जैसे गर्म ठंडा, समतल खुरदरा, लंबा छोटा, भारी हल्का, बड़ा छोटा, इस तरह की तुलना कर सके। बच्चे के पास 2 खिलौने हैं तो बता सके कि यार ये खिलौना बड़ा है, ये खिलौना छोटा है, इस तरह से। फिर क्रमबद्धता, चीज़ों को क्रम से लगाना सीख जाए। क्रमबद्धता संख्या प्रणाली का मूलाधार है। बच्चों को वस्तु को क्रम में रखने के योग्य होना होगा ताकि उन्हें एक और केवल एक ही बार गिना जाए। अगर बच्चे क्रम से लगी होगी चीज़ें तो उन्हें एक बार ही गिन लेगा, अगर क्रम से नहीं लगी होंगी तो उस घूम फिर के वापस वहीं पर आ जाएगा। संख्याओं की क्रमबद्धता के लिए पूर्वक्षित क्रमबद्धता वस्तुओं को आकार, लंबाई या भार के द्वारा व्यवस्थित करना है। आकार के हिसाब से लगा सकते हैं, लंबाई के हिसाब से लगा सकते हैं, भार के हिसाब से लगा सकते हैं। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि बच्चे के सामने कुछ ब्लॉक्स रख दिए, ऐसे बहुत सारे रख दिए, और बच्चों से बोला कि पहले सबसे छोटा उठाओ, फिर उससे बड़ा उठाओ, फिर उससे बड़ा उठाओ और फिर उससे बड़ा उठाओ। इस तरह से इन्हें क्रम से लगाओ, तो ये क्रमबद्धता। सबिटाइजिंग, देखो जो सबिटाइजिंग है ना, यहाँ से क्वेश्चन डिटरप्लेसी में आया हुआ है। बिना गणना किए एक संख्या के प्रतिरूपण को तुरंत पहचाना सबिटाइजिंग कहलाता है। हिंदी इंग्लिश में यही बोलते हैं, तो हिंदी इंग्लिश में परेशान मत होइएगा। इसको हिंदी में एक वर्ड यूज किया गया है, त्वरित गणना। त्वरित त्वरित गणना बोल दिया जाता है इसको हिंदी में, ठीक है। तो लेकिन इंग्लिश में याद रखना है इसको। तो जैसे कि आपने देखा होगा, वो आपका लूडो का डाइस होता है ना, लूडो का डाइस होता है। जब आप डाइस फेंकते हो तो कहीं पर आपका आंसर 2 आ जाता है, कहीं पर आंसर 3 आ जाता है, कहीं पर 4 आ जाता है। तो आप गिनते हो कि 1 2 3 4, आप बस ग्रुप देख के पहचान जाते हो कि 4 आया है, 6 आया है, 3 आया है। तो ये होता है सबिटाइजिंग, ग्रुप में तुरंत पहचान लेना कि ये कितने नंबर्स होंगे, इसे सबिटाइजिंग बोलते हैं। तो ये हमारे प्री नंबर्स कॉन्सेप्ट हुआ है। अब हमारा आएगा संख्या अवधारणा। अब बच्चों के अंदर संख्या अवधारणा करना है। तो प्री नंबर कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या आया, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एक तो आपका मिलान आया, यानी कि मैचिंग आया, छांटना आया, तुलना करना आया, क्रमबद्धता आया और सबिटाइजिंग आया। अब संख्या अवधारणा की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा संख्या अवधारणा में गिनना। गिनने की प्रक्रिया के 2 चरण सम्मिलित हैं। पहला कि एक विशेष वस्तु को एक संख्या आवंटित किया जाता है जो कि वस्तुओं के क्रम का हिस्सा बन जाती है और इस संख्या को क्रमबद्ध पहलू कहा जाता है। और दूसरा, अरे यार फिर से टेढ़ा हो गया। और दूसरा, गिनने के अंतिम चरण में एकत्रित वस्तुओं की संख्या को जानना, अर्थात ग्रहण पक्ष को जानना। देखो होता क्या है, क्रमबद्धता होता है ऑर्डिनल, यानी कि आप ऑर्डर दे देते हो कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो आपका क्रमबद्धता हो जाएगा। गणनात्मकता में आप देखते हैं वस्तु कितनी है, वस्तु आपकी 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। कुल मिलाकर हम बात करें तो जो क्रमबद्धता है ना, इसमें इस तरह के नंबर आप नंबर लिखते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जो गणनात्मक है ना, इसमें आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 4। आई बात समझ में? दोनों में अंतर क्या हो गया? ये अंतर है दोनों में। अब कुछ भी लिखा हो आप समझ ही जाओगे ना, ये पढ़ लेना।
वस्तुओं और संख्या नाम के बीच एक से एक संगत मिलान एक क्रमिक रूप से व्यवस्थित करना क्रमबद्धता की प्रक्रिया है। यद्यपि क्रमबद्धता वस्तुओं के संग्रह को आकार देने के ज्ञान को सुनिश्चित नहीं करता है। वस्तुओं के संग्रह को आकार देने का ज्ञान को सुनिश्चित नहीं करता, मतलब कि सेकंड लिखा हुआ है। अब सेकंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कितनी वस्तुएं हैं, ठीक है। वस्तुएं कितनी है ये जानने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें 2 लिखना पड़ेगा इस तरह से। 2 से 4 वर्ष का बच्चा संख्या नाम के साथ मात्रा मिलान का ज्ञान होना बाकी है। संख्या नाम के साथ मात्रा मिलान मतलब 2 से 4 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, 2 से 4 वर्ष के बच्चे को पता नहीं होता कि अगर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि कितने ऑब्जेक्ट हैं, इसका मतलब है कि 5 ऑब्जेक्ट हैं, इस तरह से। अगर 2 लिखा हुआ, 2 तो छोटा नंबर हो गया, अगर 6 लिखा हुआ है तो उसे नहीं पता कि इसका मतलब 6 है। बच्चों में संख्या के संरक्षण का विकास नहीं होता है। संख्या के संरक्षण का विकास वो यही है कि अगर आप बच्चों से पूछे कि दोनों में से क्या ज़्यादा, तो बच्चा बोलेगा ये ज़्यादा और ये कम। ये क्या है, ये कम है और ये ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि संरक्षण नहीं आया, फैला हुआ ज़्यादा दिख रहा है उसे। संख्यांक का इस्तेमाल, न्यूमेरल्स, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ था संख्यांक में से। संख्यांक क्या होते हैं? संख्यांक आपके प्रतीक चिन्ह होते हैं, न्यूमेरल्स होते हैं। जैसे कि ये क्या है, 1 है, इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, हिंदी ABCD में इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसको इस तरह से मैं रोमन में भी लिख सकता हूँ। तो 1 को लिखने के जो तरीके हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं संख्यांक यानी कि न्यूमेरल्स। ठीक। 7 वर्ष की आयु तक बच्चा संख्यांक को समझने और इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है, और 11 वर्ष की आयु में बड़ी बड़ी संख्या को उसके स्थानीय मान का उल्लेख करके लिख सकता है। ये याद रखिएगा। कब? 11 वर्ष तक का। यहाँ पर 1 से 8 लिखा, 1 से 8 नहीं, ये 7 से 8 है। आगे बढ़ेंगे। संख्याओं की संक्रिया। संख्याओं की संक्रिया में क्या क्या आएगा? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये अवलोकन किया गया है कि जोड़ और इसके विपरीत की घटाना बहुत प्रारंभिक वर्ष में कर लेते हैं। मूल संख्याओं के साथ जोड़ या घटा की प्रक्रिया से सही बच्चे परिचित हैं जो कभी विद्यालय नहीं गए, मतलब जोड़ना घटाना उनको भी आता है जो कभी स्कूल नहीं गए हैं। परंतु संरचना और संक्रिया की सही समझ 9 से 11 वर्ष की उम्र में आती है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है जोड़ते टाइम, इसकी समझ 9 से 11 वर्ष की उम्र में आती है। विकासात्मक दृष्टिकोण से बच्चा गुणा करना उसी समय सीखना प्रारंभ कर देता है जब वह जोड़ना सीख रहा होता है, परंतु विद्यालय में गुणा के साथ भाग की प्रक्रिया को कक्षा 3 में सिखाया जाता है, अर्थात जब बच्चे 9 वर्ष की आयु अर्जित कर लेते हैं। तो गुणा की प्रक्रिया कब सीखेगा बच्चा? कक्षा 3 में सीखेगा, जब 9 वर्ष की आयु अर्जित कर लेगा। तो गुणा में होता क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 4 जा क्या होता है, इसका मतलब 3 को आपको ऐड करना है, कितने टाइम? 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा? 12। तो भाई एडिंग के टाइम पर ही बच्चा मल्टीप्लिकेशन सीख गया, लेकिन एक्चुअल में जो मल्टीप्लिकेशन है वह 3rd क्लास में आके सीखेगा जब वह 9 वर्ष का हो जाएगा। आगे प्राकृतिक संख्याओं में गुणन और भाग की संरचनात्मक विशेषताओं से मूर्त संक्रिया काल की आयु में परिचय कराया जाता है। मतलब गुणा और भाग की का स्ट्रक्चर क्या है, जो कुछ एक वो फॉर्मूला नहीं होता, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल गुणा प्लस शेषफल, तो ये सारी चीजें लगभग 11 वर्ष की आयु तक सीखता है। ये हो गया संख्याओं की संक्रियाओं का डेवलपमेंट। ठीक है। जोड़ घटाना तो बच्चा गया हो स्कूल नहीं गया हो तभी सीख जाता है, लेकिन भाग गुणा कक्षा 3 से सीखेगा, और गुणा और भाग की जो क्रिया है वो सही तरीके से वह कक्षा सॉरी वह जब 11 साल का हो जाएगा तब सीखेगा। मापन अवधारणा का विकास। मापन अवधारणा के लिए पियाजे ने 2 चीजें यूज की, एक संरक्षण और एक रूपांतरण, जिसके ऊपर मापन की प्रक्रिया निर्भर करती है, कंजर्वेशन और ट्रांसटिविटी। तो क्या है ये क्या हुआ? अगर आप बच्चे से बोलो और बच्चा 6 साल से छोटा है कि इन दोनों में से लंबी लंबी कौन है, अगर बच्चा इस तरफ से देख रहा है, ठीक है, बच्चे की आंख कहाँ है? अगर बच्चे की आंख इस तरफ है, ये आंख से ज्यादा आंख कम, मछली ज्यादा बन गई। बच्चे की आंख इस तरह है तो बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा ये लंबी है। और अगर बच्चा इस तरह से इस डायरेक्शन से देखेगा, अगर बच्चे की आंख इस तरफ है तो बच्चा बोलेगा ये वाली छड़ी लंबी है। इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण नहीं आया। उसे नहीं पता कि जब तक काटेंगे नहीं या दूसरी लाइन या लाइन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक बड़ी छोटी हम नहीं बता सकते। वो बोलेगा ये ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। नीचे से देखेगा तो नीचे वाली बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है। क्षेत्रफल और आयतन का निर्णय प्रायः सबसे अधिक रेखीय आयाम पर आधारित होता है, जिससे बच्चे ने द्रव्यालोकन करके अनुभूत किया है।
6 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा अमानक इकाई का उपयोग करके लंबाई मापन के लिए करता है, जैसे अपने हाथ, हथेली, ऊंचाई का उपयोग कर लेता है। तो 6 से 7 वर्ष का व्यक्ति अपने हाथ वगैरह, हथेली से, जैसे उंगलियों से, हाथ से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से चीज़ों को नापेगा। बच्चे में आयतन के संरक्षण की अवधारणा को लगभग 7 से 8 वर्ष की आयु में समझना शुरू कर देगा। तो आयतन की अवधारणा, कंजर्वेशन कब आएगा उसमें? 7 से 8 वर्ष, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक काल में आएगा। वही बात है कि चौड़े पात्र से द्रव को एक लंबे और पतले पात्र में उड़ेला जाता है तो उसकी मात्रा समान होती है। ये बात समझेगा कब? जब वो हो जाएगा 7-8 साल का। 8 से 10 वर्ष की उम्र तक औसत बच्चा मापन की छोटी इकाई के द्वारा मापन करने की वस्तु को पूरा ढककर मापन करने की प्रक्रिया को परख लेता है कि यार 2 ऑब्जेक्ट्स में से छोटा कौन है, उसे ऊपर ढक दो, जो छोटा रहेगा वो अंदर दब जाएगा, बड़ा वाला बाहर तक पहुंच जाएगा। बच्चा 10 और 11 वर्ष की आयु में रेखीय आयामों, लंबी, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई की गणना द्वारा क्षेत्रफल, आयतन की माप के विकास के अंतिम स्तर तक पहुंच जाता है। कह सकते हैं 10 और 11 वर्ष का बच्चा एरिया एंड वॉल्यूम को जिस जिस तरह से मेजर कर सकते हैं वो सब कुछ सीख जाता है कि किस तरह से हम इसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है। त्रिविमीय सोच का विकास, यानी कि वही हो गया 3D। विमीय आकाशीय सोच की बात कर रहे हैं, स्पेशियल थिंकिंग की अगर हम बात करें वो है ये। 2D 3D को पहचानना बच्चा सीखेगा इस वाली एज में। तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं कुछ, तो यही देख लेना आप। 11 या 12 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर बच्चा 2D 3D वस्तुओं के प्रदर्शित करने पर उनके बीच के अंतरों को पहचान लेता है। देखो जब बच्चा छोटा होता है ना, बच्चा छोटा होता है तो आप उसके सामने एक कागज का टुकड़ा रखो, वो बोलेगा ये चौकोर। उसके सामने किसी तरह का, इस तरह का एक बॉक्स रखो, तो वो क्या दिखेगा? वो दिखेगा ये भी क्या है, ये भी आपका चौकोर है। ठीक है। लेकिन जब बच्चा 10-11 साल का होगा तब उसे पता चलेगा कि यार ये चौकोर और ये चौकोर में अंतर है। तो ये समझ आएगी बच्चे में जब बच्चा 10-11 लगभग 12 साल तक का हो जाएगा। गणित अधिगम के तरीके। व्हाइट ब्रेड ने कुछ सार प्रस्तुत करा है गणित का अधिगम किस तरह किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि पहली बात तो ये कि बच्चे के स्कूल आने से पहले बच्चे की गणित अधिगम की स्थापना घर से ही हो जाती है। मतलब गणित सीखना बच्चा घर से ही शुरू कर देता है, ये टीचर को पता होना चाहिए। गणित समझ पर आधारित है। गणित में स्वयं के विधि द्वारा परिकलन समस्या समाधान करने को बढ़ावा देता है, न कि पूर्व में मानक लिखित समस्या के चरणों को, अभ्यास को नकारता है। मतलब भाई किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के पहले से तरीके लिखे हुए हैं, उसको ये नकारेगा, ये कहेगा भाई न्यू आइडिया बनाओ, नए तरीके से सोल्व करो। गणित को दुनिया की व्याख्या करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण समझा जाता है। गणित बच्चे के प्रतिदिन की स्थितियों के अनुसार होना चाहिए, डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग मैथ्स होना चाहिए। जैसे कि चैप्टर्स में कबाड़ी वाला, सब्जी वाला, बस ट्रिप पर जा रही, इस तरह के क्वेश्चंस होते ही हैं एनसीईआरटी की बुक्स में। गणित तर्क के साथ कार्य करने और करके सीखने पर आधारित है। गणित पेपर पर संख्याओं के योग पर कम बल देता है, मानसिक चित्रण के विकास पर अधिक बल देता है। यानी पेपर पेंसिल पर कम बल देगा, लेकिन आपका दिमाग कितना डेवलप हो रहा है इस पर ये ज़्यादा बल देता है। गणित की अवधारणा में सिद्धस्त होने के लिए अध्यापक और बच्चे के लिए उपकरण भाषा है। भाषा, यह ये क्वेश्चन यहाँ से जो एज इट इज स्टेटमेंट उठकर आया था DSSB में। सेफ तो रेयर मुझे याद नहीं है, लेकिन आया हुआ था। ठीक है। ना कि पाठ्य पुस्तक के अभ्यास की पेपर पेंसिल। भाई मेन है भाषा, ऐसी टीचर की भाषा बच्चा समझ सके, बच्चे की भाषा टीचर समझ सके। त्रुटियां गणित अधिगम प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है, DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो मैथ्स का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वस्तुओं का व्यवस्थीकरण, वस्तुओं को ऑर्गेनाइज करना। गणितीय कौशल जैसे तुलना करना, वर्गीकरण करना, गिनना, 4 अनुभूत संक्रियाएं प्राप्त करना मूर्त वस्तुओं के व्यवस्थीकरण के बिना संभव नहीं हो सकता है। सबसे पहले बच्चों को ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। उनको ऑर्गेनाइज कर लेगा तो उनकी तुलना भी करना समझ जाएगा, उनका वर्गीकरण करना भी सीख जाएगा, उनको गिनना भी सीख जाएगा। ठीक है। अर्थपूर्ण स्थितियों में कार्य करना। वास्तविक स्थितियों में जहां गणित का वास्तव में उपयोग होता है, बच्चे बहुत आसानी और शीघ्रता से अनौपचारिक और प्रभावकारी विधियों का विकास कर लेते हैं। अर्थपूर्ण स्थिति का मतलब बच्चे के सामने ऐसी सिचुएशन रखो जो पॉसिबल हो। ठीक, जैसे एरिया निकालना है किसी कमरे का, किसी कमरे का एरिया निकालना है तो बच्चे घर का भी एरिया निकाल सकता है। मुझे याद है मैंने एक बार लगभग 1 महीने, हाँ शायद सिर्फ 1 महीने ही मैंने 4th क्लास को मैथ्स पढ़ाया था। सिर्फ 1 महीने पढ़ाया था, इसके बाद फिर मैं 9th 10th को पढ़ाने लगा था।
तो 4th क्लास को एक छोटे से स्कूल में मैथ्स पढ़ाया था मैंने। मैं से गया था बस, मतलब मैंने कहा चलो देखते हैं पढ़ा कर कैसा लगता है पढ़ाने में। तो 4th क्लास के बच्चों को मैथ्स पढ़ाया था। तो जब वहाँ पर एरिया पढ़ा रहा था मैं, तो एरिया पढ़ाते टाइम मैंने बच्चों को क्या दिया, बच्चों को कुछ टास्क दिए हुए थे। क्या क्या टास्क दिए हुए थे, मैंने बोला था कि जब भी जैसे ही आपका लंच टाइम होगा तो आप जल्दी जल्दी अपना लंच फिनिश करोगे। तो लंच फिनिश करने के बाद मैंने हर एक बच्चे को एक क्लासरूम दे दिया था। आप हर एक क्लासरूम में जाओगे और अपने स्केल से उसकी लेंथ ब्रीथ मेजर करके लाओगे। ठीक है, बच्चे को, हर एक बच्चे को अलग अलग क्लासरूम दे दिया था। ठीक है, तो बच्चे गए लंच टाइम में, मैंने परमिशन पहले ही ले ली थी वहाँ के प्रिंसिपल से कि लंच टाइम में मेरे जो इस क्लास के बच्चे हैं वो ग्राउंड में नहीं जाएंगे, वो जल्दी से लंच फिनिश करके मैंने ये टास्क दिया हो वो करेंगे, तो परमिशन मिलेगी क्योंकि अच्छे ही काम कर रहे हैं। तो ये क्या था, ये थी एक अर्थपूर्ण स्थिति। भाई एरिया सब्जेक्ट था, मैं पढ़ा देता बुक खोल के, बुक में जो चीज़ें थी, लेकिन मैंने ये वाला टास्क दिया। ये वाला टास्क दे के लेंथ इनटू ब्रीथ से फिर मैंने चीज़ों को उन्हें एक्सप्लेन करा। और फिर उन्हें घर के लिए होमवर्क दिया कि तुम जिस भी रूम में रहते हो, जो भी तुम्हारा रूम है, उस रूम का इसी तरह से एरिया निकाल के लेकर आओ। ठीक है, तो बच्चे गए, मीन्स लगभग 20 के आसपास बच्चे थे क्लास में, तो उसमें से लगभग 15 बच्चे वर्क कंप्लीट करके लाए थे। और ऐसे ही होता है, 2-4 बच्चे होते हैं वो कभी आपकी बात नहीं सुनते, तो माले। तो अर्थपूर्ण स्थितियों में कार्य करना होगा आपको, इसी तरह से मैथ्स सिखाना होगी बच्चों को, तो बच्चों को लगेगा कि यार जो हम गणित पढ़ रहे हैं वो डे टू डे लाइफ में यूज हो रही है। ठीक है, विभिन्न तरीकों से निरूपण वस्तुओं, घटनाओं, विधियों, जैसे कि किसी व्यक्ति ने अनुभव किया उसका मानसिक छवि बनाना ही गणितीय मानसिक निरूपण या केवल निरूपण कहलाता है। देखो विभिन्न तरीके से निरूपण का मतलब वही है कि हर एक ऑब्जेक्ट को लेकर सबके अपने अपने रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। सब लोग अलग तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो अलग अलग तरीके से तरीकों से निरूपण आप कर सकते हो। कई गणित शिक्षाविद का विश्वास करते हैं कि एक महत्वपूर्ण है, बच्चे अपने गणितीय सोच को भाषा के माध्यम से बातचीत करके अभिव्यक्त करें और उसके बाद ही पेपर पेंसिल पर सोच का निरूपण करें। पहले बातचीत करें, उसके बाद उसे लिखें। जेम्स एंड ब्रूनर ने तथा अन्य के भाषा और विचार के बीच के संबंधों पर कार्य करने की समीक्षा करते समय एक गणित का विचार प्रस्तुत करा। उन्होंने बोला है, करो, बात करो और रिकॉर्ड करो। पहले खुद करो, आपने कोई भी एक एक्टिविटी करी, जैसे कि मैंने बच्चों से बोला कि यार आपको हर एक क्लास का क्या करना है, आपको लेंथ ब्रेथ मेजर करके लेकर आना है। बच्चे उनके जो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल उसी से लेंथ ब्रेथ मेजर कर रहे थे। उन्होंने बता दिया ये 5 टाइम आ रहा है, सॉरी 5 तो बहुत कम हो गया, ये 30 स्केल आ रहा है, ये 25 स्केल आ रहा है, गुणा करके उन्होंने सेंटीमीटर में बताया, मैंने मीटर में चेंज करना बताया उनको। तो ये सारी चीज़ें थी। तो पहले उन्होंने एक्टिविटी करी, एक्टिविटी करने के बाद उनसे मैंने थोड़ी बात करी कि ये कैसे निकाला, हम इसे कैसे मीटर में चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोला कि चलो अब आप इसे अपनी अपनी कॉपी में नोट करो। तो पहले बच्चों को करने देना है, फिर उनसे बात करना है, फिर उसे रिकॉर्ड करने के लिए कहना है। ठीक, 5 क्रमिक क्रियाकलापों का अनुसरण करना होता है। पहला, वे अपने विचारों की दूसरे के समक्ष व्याख्या करते हैं। बच्चे अपने विचार दूसरों के सामने रखेंगे, अपनी मानसिक छवि वस्तु या चित्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो भी उनके माइंड में चीज़ें बन रही हैं उसको वो डायग्रामेट्रिकली शो करेंगे। कहानी लिखकर रिकॉर्ड करते हैं। अपनी विधि का उत्तरोत्तर संक्षेपण बनाते हैं कि यार जो मेथड है उसको आप कैसे सॉर्ट कर सकते हो। और वे अंत में वे मानक विचारों की प्रासंगिकता को देख सकते हैं और अपना सकते हैं। अब जो भी विचार है उन्होंने देखा कि यार ये विचार यूजफुल हैं, फिर इन विचारों को अपना लेंगे। ये सारी चीज़ें। वैकल्पिक रणनीति का विकास करना, वैकल्पिक रणनीति का विकास का मतलब यही है कि आपको ट्रेडिशनल वे में नहीं चलना है, आपको नए नए तरीके उजागर करना है, निकालना है। क्वेश्चंस को सोल्व करने के हों, प्रॉब्लम को सोल्व करने के हों, या फिर होमवर्क करने के हों, जितने भी तरीके हैं अभी को समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोजिंग, तो दोनों ही चीज़ मैथ्स में इंपॉर्टेंट है। समस्या का समाधान करना तो हम सब जानते हैं कि कैसे समाधान करते हैं, लेकिन समस्या प्रस्तुत करना नहीं आता। तो बच्चों के सामने समस्या प्रस्तुत करना भी आना चाहिए, उसको सोल्व करने के साथ साथ। दोनों ही गणितीय चिंतन का भाग है। गणित कब है? गणित का डर बहुत बड़ी परेशानी है। जब मैं गणित की समस्याओं को देखता हूँ मेरा मस्तिष्क शून्य होता है, मुझे लगता है मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं आती। गणित केवल एक ही सही उत्तर होता है, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। ये बहुत सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि
गणित गणित का डर बच्चों के अंदर क्या लगता है, बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट है। जैसे कि एक ये लिखा हुआ है कि जब मैं 9 वर्ष का था तभी से गणित से मुझे नफरत हो गई थी। एक वक्त पढ़ा याद ना होने पर मेरे पिताजी ने मुझे 1 सप्ताह तक सजा दी थी। मैं छोटा था तो सजा के रूप में मेरे पिताजी जो गणित के अध्यापक थे मुझे गणित के प्रश्न हल करने के लिए बाध्य करते थे। मुझे गणित में सूत्रों को याद करना होता था। जीवन के लिए प्रासंगिक नहीं है। गणित मुख्य अंक गणित है, गणित उबाऊ विषय है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे में गणित के लिए डर पैदा कर देती हैं, लेकिन हमें इस डर को रखना नहीं है। सबसे ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट समझा जाता है किसको, मैथ्स को। 2017 में से एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि किस विषय पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है पढ़ने में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो वो गणित था। 4 मुख्य बातें हैं जिससे बच्चों में डर उत्पन्न होता है। पहला ये है कि मैथ्स में हम डेली लाइफ की चीज़ें नहीं रखते, रियल ऑब्जेक्ट नहीं रखते, अर्थपूर्ण चीज़ें नहीं रखते, सहायक सामग्री या पाठ्य पुस्तक नहीं रखते हैं। दूसरा ये है कि गणित में हम ज़्यादातर अमूर्त प्रतीकों का ही उपयोग करते हैं, जिससे बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। तीसरा, गणित को पेपर पेंसिल पर ही बता दिया। गणित मतलब कि आप सोल्व करे जा रहे हो, डेली या ओरली तरीके से कुछ होता ही नहीं है। चौथा ये है कि गणित को प्रायः निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के सेट के रूप में पढ़ाया जाता है, चाहे बच्चा वास्तव में संख्याओं उनके संबंधों को समझ नहीं पाता। मतलब कि बच्चों को देखो, कई लोगों को पता नहीं होता कि मल्टीप्लाई अगर आप 12 इंटू 3 कर रहे हो तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 36 कैसे आया, 12 को 3 टाइम 8 करने पर आया। ये चीज़ बच्चे नहीं समझ पाते। एक बार मैंने क्लास में शायद सिक्स क्लास में एक बार गया था मैं। इवन था क्या, मेरा खाली पीरियड था 11th क्लास का, शायद 11th या 12th का खाली पीरियड था मेरा। नहीं, मेरा खाली पीरियड था और मैं बैठा हुआ था स्टाफ रूम में। तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि आप 6th क्लास का टीचर नहीं आया, आप बात चले जाइए। तो वहाँ पर गया। मैंने वहाँ बच्चों को क्या सिखाया, मैंने वहाँ बच्चों को पहाड़ा बनाना सिखाया। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें पहाड़ा बनाना सिखाता हूँ। तो बच्चों ने क्या बोला, बच्चे वैसे ही बड़े समझदार होते हैं, बच्चे बोलते हैं हम तो आता है। मैंने कहा कैसे आता है, कहना मल्टीप्लाई करते जाओ। मैंने कहा नहीं, इस तरीके से नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा तो फिर किस तरीके से, एक ने बोला मुझे आता है। मैंने पूछा क्या, कि सर ऐड करते जाओ। मैंने कहा इस तरीके से भी नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने सोचा कि यार हमें तो ये दोनों ही तरीके पता है, या तो ऐड करते हैं या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इससे बनता है। मैंने कहा तो मैं एक नया तरीका सिखाऊंगा, आपको 32 का पहाड़ा बनाना है, 32 का। तो यहाँ पर आप 3 का पहाड़ा लिखो, यहाँ पर आप 2 का पहाड़ा लिखो। मैंने कुछ इस तरीके से बताया। तो 3 दूनी 6, 3 3 जा 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 जगह यहाँ पर। चलो ठीक है, यहाँ पर आप 2 का पार्ट टेबल लिख दो। 4, 6, 8, 9, अरे 9 10 आता है मुझे 12 का पहाड़ा, ऐसा नहीं मतलब 2 का पहाड़ा नहीं आता, नहीं तो आपको लगे सर को 2 का टेबल ही नहीं आता। ठीक, फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला कि अब आपको इनको टेबल बनाना है ना, आप इनको मिला के लिख दो। ये कितना हो गया 32, इसे मिला के लिख दो। ये कितना हो गया 54, यहाँ पर कितना आएगा 96। उन्होंने बोला क्या सर इनको भी मिला के लिखना है। मैंने बोला नहीं, इनको आपको मिला के, हाँ इनको भी आपको मिला के लिखना है 128। अब आ गई यहाँ पर, क्या इनको भी मिला के लिखना है, तो मैंने बताया नहीं, इनको आपको मिला के नहीं लिखना है। तो फिर इनको कैसे लिखना है, इनके लिए ये जो 0 है ना लास्ट वाला, इसको तो आप एज इट इज लिख दो। जो 9 है, 9 को आप इसमें ऐड कर दो। तो 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 15 और 9 कितने हो जाएंगे, देखो मैं ही भूल गया, मैंने बहुत पहले बताया था ये मेथड, तो मुझे याद नहीं आ रहा। अगर मैं ऐड करूँगा तो 0, 150, अरे हाँ ठीक 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 आ रहा है यार, ये 160, हाँ आ गया मुझे याद। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया इस मेथड को पढ़ाए हुए। देखो अब बताता हूँ मैं आपको, आप इसको यूज़ ज़रूर करना। अगर 4 नंबर आ जाना तो लास्ट वाला नंबर तो आप एज इट इज 0 यहाँ लिख दोगे, और इसे आप ऐड कर दोगे 15 और 1 16। यहाँ पर जो 2 है इसे आप 2 को एज इट इज लिख दोगे, यहाँ पर आप इसे ऐड कर दोगे 18 और 1 19। यहाँ पर जो 4 है लास्ट वाला, उस 4 को एज इट इज लिख दोगे 21 और 1 22। जो 6 है इसको ऐसा कैसा 24 और 1 25। 8 है वो एज इट इज आ जाएगा 27 और 1 28। ये वाला जो 2 है वो ऐसा कैसा जाएगा 20 30 और 2 32। तो ये बन गया 32 का टेबल। तो इस तरह से पहाड़ा बनाना सिखाया। तो उन्हें क्या लगा, उन्हें एक नई चीज़ देखी, तो
तो हर एक बच्चे ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करा, हर एक बच्चे को मज़ा आया। फिर मैंने उन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए, यार चलो 45 का टेबल बनाओ, 57 का टेबल बनाओ, 89 का टेबल बनाओ, 98 का टेबल बनाओ। बच्चे 5-5 मिनट में धड़ाधड़ टेबल बना रहे हैं और तो याद करके सुना, मतलब बता रहा है मुझे, चेक करा रहा है, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया। मैं फिर बोर्ड पर इकट्ठा सोल्व करा रहा हूँ कि चेक करो किसी की कोई गलती तो नहीं हुई है। तो जब आप किसी चीज़ को नए तरीके से सिखाते हो तो वो इंटरेस्टिंग बन जाती है, चाहे कितनी ही बोरिंग चीज़ हो। आई बात समझ में? तो हमारा काम ये है कि हमें चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना है बच्चे के लिए, ठीक। तो ये मेथड अच्छी है, आप सिखा सकते हो बच्चों को, जो भी स्कूल वगैरह में पढ़ाते हो। हालांकि मैं तो अभी 2 साल से कहीं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कहीं पढ़ाते हो तो आप इस मेथड्स को यूज़ करके देखो, बच्चों को मज़ा आएगा। मानव सूचना प्रसंस्करण तंत्र की 3 मुख्य विशेषताएं हैं जिनका छोटे बच्चों को औपचारिक गणित से परिचय कराने में प्रत्यक्ष निहितार्थ है। निहितार्थ मतलब इम्प्लीमेंटेशन, कि 3 ऐसे तरीके हैं जहां से आप बच्चों को अच्छे तरीके से गणित से परिचय करा सकते हो। आगमन विधि के द्वारा, लर्निंग बाय इंडक्शन। आगमन विधि में क्या करते हैं, बच्चों को सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल दे देकर बच्चों को आप अच्छी तरीके से मैथ्स से रिलेट कर सकते हो कि यार देखो इस तरह से मैथ्स से जुड़ी हुई है। क्रियाशील स्मृति की सीमित क्षमता। देखो क्रियाशील स्मृति की सीमित क्षमता का मतलब ये होता है, यार 17 नंबर कितने होते हैं, 17 नंबर होते हैं 153, हम याद रख सकते हैं। लेकिन 184 इंटू 596 क्या होता है, ये हम याद नहीं कर सकते। क्यों याद नहीं कर सकते? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बोला था हम 7 के चंक्स में याद करते हैं, यानी कि 7 + -2 में हम चीज़ों को याद करते हैं। तो हम ज़्यादा बड़ी नंबर्स को याद नहीं रख पाते। तो ये एक सीमित क्षमता होती है क्रियाशील स्मृति की। डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निशन अवेयरनेस ऑफ कंट्रोल। डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निशन अवेयरनेस कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? मेटाकॉग्निशन मतलब कि बच्चा खुद के ही बारे में, खुद के ही विचारों के बारे में सोच सके, ठीक है, खुद के ही संज्ञान के बारे में सोच सके, अवेयर हो और उसका नियंत्रण हो चीज़ों को लेकर। तो यही है, गणित में बच्चे को चीज़ें रटने की जगह किस पर फोकस हो कि वह चीज़ों को समझे, खुद के दिमाग के बारे में समझ सके कि यार मैं चीज़ों को किस तरह से सोचता हूँ। ये सब है, वहाँ में उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए मैंने ये हाईलाइटेड करा नहीं है। यहाँ पे मेटाकॉग्निशन क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। गणित के प्रति भय के कुछ कारण हैं। गणित के बारे में पहले से ही कुछ नकारात्मक अनुभव हों, सब बोल देते हैं गणित कठिन है, गणित का सही वातावरण ना मिले, सही अच्छा आदर्श ना मिले, यानी कि सही टीचर ना मिले, किसी तरह का जाति या लिंग की रूढ़िबद्धता, जैसे बोला जाता है कि लड़कियां गणित नहीं सीख सकती या फिर किसी जाति के लोग गणित नहीं सीख सकते। विद्यालय में गणित की समस्याओं को सजा के रूप में इस्तेमाल करना, कि यार तुम्हें पनिशमेंट दी जाती है कि तुम मैथ्स के इतने क्वेश्चन सोल्व करके लेकर आओगे, ये सारी चीज़ें। निर्धारित समय में परीक्षा देने का दबाव, कि यार आपको 30 मिनट में पूरा मैथ्स का टेस्ट करना है। अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो कहा जाता है कि यार तुम्हें मैथ नहीं आता मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता। तैयारी में कमी, प्रिपरेशन नहीं हो पाती, ये सारी चीज़ें। अब आपका काम है गणित को आनंददायक बनाना। किसका काम है? टीचर का बनाना। कुछ गेम है, संख्या दौड़ एक गेम है जिसमें क्या है, संख्या दौड़ गेम है, सिंपल है, पढ़ सकते हैं आप। स्थानीय मान, बच्चों के सामने स्थानीय मान का आप एक गेम खिला सकते हो। जोड़ का खेल, प्लस का खेल खिला सकते हो, किस तरह से जोड़ का खेल बनेगा। अनुमान खेल, कोई भी एक ये पढ़ लेना अनुमान खेल क्या होता है, चलो मैं पढ़ देता हूँ। इस खेल में 2 टीमों के बीच खेला जाता है। ये खेल उच्च कक्षा के बच्चों के लिए। टीम ए संख्या कागज पर लिखकर अध्यापक को या खेल के खेलने वाले लीडर को दे, कक्षा की संख्या पे क्या लिखा हुआ है, बी का सदस्य टीम ए से पूछकर अनुमान लगाए, सही उत्तर पता करने ढूंढने का प्रयास करें। यानी कि एक ये रहा, इसने मान लो इस पर कुछ भी लिख दिया, इसने इसे देखा नहीं, अब ये बताएगा कि यार इस पर क्या लिखा हुआ है, तो ये अनुमान खेल हो जाएगा। ये कुछ गेम्स इनका हम यूज़ कर सकते हैं, इससे मैथ्स क्या होगा आपका अच्छा हो जाएगा। हमें बताने के लिए आप गेम्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सब वही है, एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, कौन कौन सी गेम्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गणित, बच्चे की सोच की प्रक्रिया 2 चीज़ों से शुरू होती है, बोध और निरूपण। तो ये हम पढ़ लेना आप। सारांश पढ़ना अच्छा रहता है, अगर आप हर यूनिट का सारांश पढ़ोगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो ये यूनिट हमारी एंड होती है। थोड़ी बड़ी क्लास थी क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी डिटेल में है। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं पर किसी पॉइंट में डाउट रह गया हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।